इसमें हम पढ़ेंगे कि अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों का किस प्रकार साम्राज्य विस्तार हुआ। यूरोपीय महाशक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन। यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता था, क्योंकि इसके बारे में यूरोपीय देशों को पता नहीं था। अगर पता था तो 1830 से पहले केवल 10% ही यूरोपीय देशों को इसके भाग पर इनका कब्जा था। सबसे पहले, और इसीलिए इसको डारन कंटिनेंट के नाम से जाना जाता था 18वीं शताब्दी तक। अफ्रीका की खोज 1800 अफ्रीका की खोज 1843 से पहले केवल यूरोपियों की 10% भाग पर ही यूरोप वालों का अधिकार था। 30 में अल्जीरिया पर फ्रांस का, और 1840 में इंग्लैंड के धर्म प्रचारक डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ने दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में घुसने में सफलता प्राप्त करता है और धर्म का प्रचार करता है। इसी के तहत स्पेक है, बेकर है, स्टैनली है, जिन्होंने थ्रो द डार्क कंटिनेंट, जब उन्होंने थ्रो द डार्क कंटिनेंट, स्टैनली थ्रो द डार्क कंटिनेंट, ये बुक जब उन्होंने लिखी तो इससे पूरे यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पता चला। और इससे पहले अंडमान द्वीप के नाम से ही जाना जाता था। 1940 में अफ्रीका का विभाजन सबसे पहले लियोपोल्ड, ब्राजील का जो लियोपोल्ड बेल्जियम का जो शासक था, वो सबसे पहले ब्रुसेल्स में 1876 में अफ्रीका पर विचार करने के लिए यूरोपीय देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन बुलाता है, और उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि यूरोपीय देश हैं अफ्रीका में लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे और उनके विकास के लिए काम करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसके वहाँ के लोगों को जहाँ विकास प्रभावित हो, जहाँ यूरोपीय देशों के आपस में हित आपस में टकराते हो। और इसके बाद स्टैनली को लियोपोल्ड स्टैनली ने अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में रहता है। कांगो क्षेत्र में रहने वाली कबीला जातियों के साथ वो 400 संधियां करता है, और उनके राज्य को लियोपोल्ड ने अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार लियोपोल्ड ने कांगो के विशाल राज्य की स्थापना की। इसके बाद बर्लिन सम्मेलन ये फरवरी में 1885 में एक बर्लिन में सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है जो यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेश बनाने की होड़ में जो टकराव था उनको दूर करने के लिए बुलाई गई थी। और ये
जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने अपनी राजधानी में बुलाया था और इसमें ये विचार किया गया कि जो नाइजीरिया नदी है उस पर व्यापार और नौक चालन की स्वतंत्रता प्रदान कर ली गई और इसमें एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट को बर्लिन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये निम्नलिखित बातें थी। पहली बात ये कि कांगो की घाटी में सभी देशों का व्यापार करने की सुविधा मिल गई है। कांगो स्वतंत्र राज्य बना दिया गया है और इनका जो नियंत्रण होगा अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका सभा द्वारा किया जाएगा। कांगो घाटी में सभी को व्यापार करने की स्वतंत्रता है, इसका जो नियंत्रण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाएगा। और नाइजीरिया के उत्तरी प्रदेश को फ्रांस और उत्तरी प्रदेश पर ब्रिटेन, नाइजीरिया और दक्षिण के पर फ्रांस का नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। और इसमें यह कहा गया कि कोई भी यूरोपीय शक्ति बिना अफ्रीका के वास्तविक सतह पर अधिकार भी कोई दावा नहीं करेगी। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कोई भी अफ्रीका किसी निवेश को अपने अधिकार में नहीं लेगी। इसके इसी कारण फिर उपनिवेशवाद सबसे पहले अफ्रीका में बेल्जियम जो है, सबसे पहले बेल्जियम का लियोपोल्ड शासक है, वो कांगो को अपने देश के अंतर्गत कर लिया गया। कांगो जो संधि थी, इस संधि का सबसे पहले कांगो लियोपोल्ड बेल्जियम का शासक था, उसने कांगो को अपने अधीन कर लिया था और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ ली थी और उसकी मृत्यु के बाद ये बेल्जियम सरकार की संपत्ति मानी गई। इसके बाद फ्रांस के उपनिवेश, फ्रांस के उपनिवेशों की अगर बात करते हैं तो फ्रांस ने अल्जीरिया, टूनेशिया, नाइजीरिया, इन क्षेत्रों पर फ्रांस ने अपना अधिकार कर लिया था। और इसके बाद फ्रांसी पश्चिम में पूर्वी तट पर मोरक्को, इन पर फ्रांस का अधिकार कर लिया गया। इटली के उपनिवेश, इटली में इथोपिया, बात करते हैं एरिट्रिया, इथोपिया, इसको अबिसिनिया कहते हैं। इथोपिया के शासक ने इटली को हरा दिया था और ये यूरोपियों की पहली राष्ट्र की हार थी जब किसी अफ्रीका महाद्वीप के देश ने किसी यूरोपीय शक्ति को हरा दिया था और इसीलिए बेसिनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सोमालीलैंड थी, ये पूर्वी भाग था, पूर्वी सीमा पर स्थित था।
इसके बाद ट्रिपोली पर अधिकार हो जाने के कारण ट्रिपोली जो था अल्जीरिया, मिस्र और के बीच में स्थित था ट्रिपोली, जिसे लीबिया कहा जाता था, ये इटली के अधीन आ गया था लीबिया। और इसके आ जाने से इटली से ये 3 गुना बड़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी के उपनिवेश। जर्मनी भी इस दौर में पीछे नहीं रहा था। जर्मनी ने कैमरून, उत्तर पश्चिम में गिनी, इन क्षेत्रों पर वो अधिकार कर लिया था। जर्मनी पहले अफ्रीका में ब्रिटेन के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखना चाहता था, परंतु जब व्यापारी ने इन पर दबाव डाला तो वो भी इस अफ्रीका महाद्वीप के उपनिवेशवाद बनाने में कूद गया था। और सबसे पहले जो बिस्मार्क है, उसने उद्योगपतियों और व्यापारियों के दबाव में आकर उसने अपने निवेश बनाने शुरू कर दिए थे। इसके लिए दक्षिणी अफ्रीका 1883 में जर्मनी के एक व्यापारी ल्यूडिज को दक्षिण पश्चिम एशिया के एंग्रो पेबना के कुछ क्षेत्र प्राप्त किए और इन क्षेत्रों को जर्मन अफ्रीका कहा जाता है। इसके बाद कैमरून, टोंगालैंड, इन पर जर्मनी का अधिकार। टोंगालैंड की अगर बात, ये भूमध्य रेखा के इनके जो खोजकर्ता थे 1884 में नाक्टिगोल अफ्रीका के भूमध्य क्षेत्र में जर्मन का प्रभाव स्थापित कर लिया गया था। पूर्वी अफ्रीका में भी एक खोजकर्ता थे कार्ल पिट्सन, पूर्वी जर्मन। और यहां पर कार्ल पीटर्स जो थे, इन्होंने जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी की स्थापना की और उसको अपने अधिकार में ले लिया। पुर्तगाल का जर्मन के पश्चिम में गिनी, उस पर गिनी तट है, गिनी तट पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और इसके बाद मोजाविया, अंगोला है, मोजाविया है, अंगोला, मोजाम्बिक, इस पर पुर्तगाल का अधिकार हो गया। स्पेन भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था। स्पेन ने अफ्रीका के पश्चिम तट पर रिडोरी ओरो,
गिनी तट पर अधिकार कर लेता है। इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड 33% से ज्यादा जो अफ्रीका का पर अधिकार था तो इंग्लैंड का था। सबसे पहले मिस्र जो था वो तुर्कों के अधीन था। यहां पर जो गवर्नर होता तो उसको पाशा कहते थे, गवर्नर कहते थे। और सबसे पहले जो गवर्नर थे वो इस्माइल खां थे। और इस्माइल खान ने काफी विकास किए और जैसे रेलवे लाइन बिछाई, यातायात के साधनों का विकास किया। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड से बहुत ज्यादा धन ले लिया था और इसीलिए इंग्लैंड ने स्वेज नहर को 40 लाख पाउंड में वहां पर व्यापार करने के लिए खरीद लिया था। इसके बाद जब इस्माइल खां की मृत्यु हो जाती है तो वहां के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो ब्रिटेन की शर्तों को मना कर देते हैं। ब्रिटेन चढ़ाई करते हैं और उसको अपने अधीन कर लेते हैं। सूडान मिस्र के दक्षिण में स्थित है। ये सूडान जो है ये मिस्र के अधीन था। इंग्लैंड का मिस्र पर अधिकार हो जाने के बाद उसने अपने जनरल को सूडान पर अधिकार करने के लिए भेजा। 1885 में मोहम्मद अहमद मसीहा जो सूडान का गवर्नर था वो साम्राज्यवादी के साथ करता है और इसमें ब्रिटेन को हरा देता है और वो अपना स्वतंत्र घोषित कर दिया। परंतु जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रिटेन सूडान को भी अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड का कुछ भाग है उस पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद युगांडा है, ये उपनिवेश अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिए थे। पश्चिमी अफ्रीका युगांडा, लैंड ये क्षेत्र। इसके बाद है पश्चिमी अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका में नाइजर नदी के आसपास के क्षेत्र पर अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ पर रॉयल नाइजर नाम की एक कंपनी की स्थापना की जाती है। गोल्ड कोस्ट है, सायरा लियोन है और नाइजीरिया गोल्ड कोस्ट इन पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका, की बात करते हैं तो 1815 में वियना संधि के कारण कैप टाउन का कैप कॉलोनी जो है दक्षिण अफ्रीका में कैप कॉलोनी इंग्लैंड को दी गई थी और वहां पर पहले हॉलैंड के डच रहते थे जिसको बोयर कहते थे। अब इन्होंने कैप कॉलोनी के आ जाने के बाद इन्होंने वहां पर
जो डच या बोर लोग रह रहे थे उन पर अपना राजनीतिक सामाजिक संस्कार थोपने शुरू कर दिए थे और इसीलिए वो वहां से भागकर नेटाल चले जाते हैं। नेटाल के बाद ये अंग्रेज नेटाल में चले जाते हैं और नेटाल को अधीन कर लेते हैं। नेटाल को अधीन करने के बाद जो बोयर होते हैं, डच होते हैं, वो फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट में राज्य स्थापित कर लेते हैं। फिर ये अंग्रेज ऑरेंज फ्री स्टेट को भी अपने अधीन कर लेते हैं तो वो ट्रांसवाल में चले जाते हैं। तो वो ट्रांसवाल में चले जाते हैं। ट्रांसवाल में जाने के बाद वो ट्रांसवाल चले जाने के बाद अंग्रेज फिर उसको भी अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं, परंतु और कर भी लेते हैं, परंतु वहां पर एक विद्रोह हो जाता है। पाल क्रूगर जो क्रूगर है, पाल क्रूगर के विद्रोह के नेतृत्व में इंग्लैंड को ये हरा देते हैं और पाल क्रूगर वहां का राष्ट्रपति चुना जाता है। इस विजय की खुशी में जो जर्मनी का राजा होता है, जर्मनी और वो उनको बधाई भेजता है, इसलिए परंतु फिर भी 1896 में इस पर अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका में धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं।